राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जी हां, यह तय किया गया है जेडीयू की तरफ से। 30 जनवरी को पूर्णिया रैली से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। नीतीश को राहुल गांधी की रैली के लिए न्योता मिला था। नीतीश कुमार ने अपने दूसरे कार्यक्रम का हवाला दिया है। खरगे की तरफ से राहुल गांधी की रैली का न्योता नीतीश कुमार को भी दिया गया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने किनारा कशी अख्तियार कर ली है राहुल गांधी की इस रैली से। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो मौजूद हैं। रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं और जीत भाटी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। रूपेश, पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है राहुल गांधी की रैली से, वो नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के अगवा हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मायने हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, बिहार कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता खड़गे का पत्र लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे और कांग्रेस के सूत्र अब ये बता रहे हैं कि उसी निमंत्रण देने जाने वाले लोगों से ही नीतीश कुमार ने अपने 30 जनवरी को जो उनका कार्यक्रम है, जो शहीद दिवस के ऊपर उनका जो कार्यक्रम होता है, उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी की रैली में जाने से इनकार कर दिया है। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के आगाज करने वाले थे, लेकिन अंजाम तक पहुंचने के पहले किस तरह से ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, और अब जबकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है, 29 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी और उसके बाद से 30 जनवरी को बिहार के अंदर इंडिया अलायंस की एक पहली संयुक्त बड़ी रैली करने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया गया, नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की रैली से दूरी बना ली है। और ममता बनर्जी के कल के घोषणा के बाद से आज नीतीश कुमार का इंडिया या यूं कहें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान राहुल की रैली से नीतीश कुमार की दूरी बनाना एक और इंडिया अलायंस के लिए भी एक झटके के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार की ये दूरी ये बताती है कि ये संकेत भी है कि बिहार में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश के ताजा फैसले से इंडिया के भविष्य पर ही सवाल उठ रहे हैं। नीतीश ने राहुल की रैली से दूरी बनाई तो ममता बनर्जी पहले ही न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर चुकी हैं। ममता बनर्जी भी तेवर दिखा चुकी हैं। तो क्या ये जो खटास चल रही है इंडिया अलायंस में, इसका क्या भविष्य होगा? सवाल ये है। अब ममता बनर्जी पहले सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन पाई और कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और अब रैली से भी यानी यात्रा से भी दूरी बना के रखी हुई है। रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है और क्या ममता बनर्जी इस यात्रा में शामिल होंगी इस पर, क्योंकि अब भी सवाल है। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक जो तृणमूल के सूत्रों मुताबिक जो खबर है, ममता बनर्जी राहुल गांधी का इस रैली में नहीं शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी का जो रैली पश्चिम बंगाल से होते हुए जाएगा, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया उनको न्योता नहीं मिला है। तृणमूल के अंदर की खबर है, ममता और राहुल गांधी के बीच ये जो खटास तैयार हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार और उत्तरदायित्व जाता है अधीर चौधरी के ऊपर। ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। ममता बनर्जी ने लगातार कांग्रेस को कहा कि अधीर चौधरी जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे जो गठबंधन है उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना। और ममता का ये कहना है जहां आवाज़ नहीं सुनाई देता है वहां बड़े धमाके की ज़रूरत होती है। ममता बनर्जी ने कल बड़ा धमाका किया, कांग्रेस को सुनाई दिया, लेकिन शायद तृणमूल ये मान के चल रहा है, तृणमूल के अंदर के खबर है कि काफी देर हो चुका है। ममता बनर्जी एक बार अगर ऐलान कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इस बीच बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू की बेटी का इशारों में नीतीश कुमार पर हमला। जो समाजवादी पुरोधा होने का दावा करते हैं, उनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती है। कुछ को अपनी कमियां दिखाई नहीं देती है, ये कहना रोहिणी का। सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। तो इंडिया अलायंस में इस वक्त क्या चल रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक दूसरे को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं, उसमें भी शामिल होने से अलग अलग दल अब एक एक कर इनकार कर रहे हैं। इस बीच रोहिणी ने क्या कहा है ये समझना आपके लिए जरूरी है। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना,
योग्य विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। ये लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की ओर से कहा गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि कल पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर क्या कहा था। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। 5 संकेतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का यह बयान भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 5 संकेत ये रहे आपके सामने। पहला, कांग्रेस से दूरी। राहुल गांधी की रैली में जाने से उन्होंने मना कर दिया है। राहुल गांधी की रैली बिहार में होने जा रही है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को सराहा है नीतीश कुमार ने। टारगेट लालू यादव, क्योंकि भरी सभा में वो परिवारवाद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं बढ़ाया, यानी निशाना लालू यादव का परिवार भी नजर आता है। अब रोहिणी का जवाब सामने आया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का इशारों में नीतीश कुमार पर हमला सामने आया है, और कुल मिलाकर वो कहने की कोशिश ये करती नजर आ रही हैं कि जो नेता ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं उन्हें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। इंडिया से मोह भंग हो गया है क्या नीतीश कुमार का? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि संयोजक बनने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। यह खबर भी सामने आई। रुपेश, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे यह किसी को पता नहीं है। जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, उसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई नीतीश के मन में क्या है, कहीं फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार के मन में क्या है, वो कहते हैं ना कि बाएं हाथ क्या करेगा दाहिने हाथ को भी पता नहीं है। और नीतीश कुमार ने जब भी बड़े फैसले लिए हैं, वो कोई भी फैसला पूर्व नियोजित नहीं रहा है। उनके बेहद करीबियों को भी ये पता नहीं रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं, राजद से निकलकर बीजेपी के पास आने वाले हैं, बीजेपी से निकलकर राजद के पास आने वाले हैं। लेकिन राजनीति जो संकेत देती है, और बिहार को समझने वाले, बिहार और नीतीश कुमार के फैसलों के दौरान उसके पहले इर्द गिर्द किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अगर उन परिस्थितियों को देखें तो नीतीश कुमार या बिहार की सरकार, बिहार का मौजूदा गठबंधन एक बड़े बदलाव की तरफ, एक बड़े उलटफेर का इशारा जरूर कर रही है। और ये पिछले एक पखवाड़े से ये संकेत मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई और जिस तरीके से चीजें गड्ढम गड्ढ हैं, राजद के लोग जेडीयू पर हमलावर हैं, जेडीयू के लोग कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को इंडिया में बहुत दिलचस्पी नहीं है। कल केसी त्यागी ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली से वो बहुत दुखी हैं, ममता बनर्जी का यूं अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना, ये अपने आप में ये बहुत दुखी करने वाला है। रुपेश, ये जो परिस्थिति डगमगाई सी हुई है और चर्चा इस बात पे फिर से करनी पड़ रही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। हमारे साथ रजनीश भी हैं। रजनीश, क्या ये नियत पर सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के? क्योंकि एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। सियासत में क्या फेरबदल चाहते हैं, फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत हास्यास्पद होगा अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन या एक तरह से कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक ही मोर्चा बनाने की बात सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, और उसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने भाजपा से अलग होकर राजद के साथ बिहार में सरकार बनाई, और वो देश के भ्रमण पर निकले थे। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी विरोध की वो बात करते थे। तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बनाया गया था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और अब चुनाव से 2-2.5 महीने पहले एक बार फिर वो अलग होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत
हैरानी की बात होगी और बहुत हास्यास्पद भी होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कल ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई थी और अभी नीतीश कुमार की ओर से जो जानकारी मिली है कि वो पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी के साथ मंच पर नहीं रहेंगे, कहीं कांग्रेस के लिए जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक बयान लेकर सामने आएगी। जी रजनीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से भी सामने आ रही है, जहां पर इंडिया को झटका लग चुका है, ये कहा जा रहा है। भगवंत मान ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है चुनाव में। पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, ये कहना भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री का। पंजाब के सीएम ने कहा सभी 13 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। तो एक एक कर यहाँ पर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सब अब अलग अलग लाइन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पंजाब से भी बड़ी खबर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, जहाँ भगवंत मान ने कह दिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि वो वहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ भगवंत मान ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जीत भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जीत, ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि इंडिया अलायंस को पहले जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी के बाद हालांकि ये पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब भगवंत मान ने कहा हो कि जो पंजाब है वहाँ पर 13-0 से जीतेंगे, लेकिन कल का जो उनका मौका है या ये जो बयान है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पहले जो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो उसके बाद भगवंत मान से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द, एक जो वाक्य कहा वो ऐसे ही दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2024 में पंजाब बनेगा देश में हीरो, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ इस तरीके का एक गठबंधन की बात चल रही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी शायद हो सकता है कांग्रेस की बात चल रही है, लेकिन पंजाब में हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद देखिए ये जो स्टेट इकाई है वो दोनों ही, चाहे आम आदमी पार्टी है कांग्रेस है, दोनों ही अलग अलग चुनाव की बात करते आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक से मैंने बात की, उससे पूछा कि आपकी भी राय भी जुदा जुदा है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट इकाई ऐसा बोलती है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र नेतृत्व यानी कि दिल्ली से लिया जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल वार्ता भी हुई नहीं है। हमने पूछा कि कहां देरी हो रही है, तो उन्होंने बताया इस तरह न्याय यात्रा चल रही है। हाँ। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिससे मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर ही फंस रहा है, तभी ये नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की नाराजगी हो या फिर अन्य विपक्षी दल की। एक और बड़ी खबर है बिहार से, कैबिनेट बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं, बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई, बिना प्रस्ताव के कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई। 15 मिनट तक चली नीतीश कैबिनेट की मीटिंग। तो देखिए लगातार सियासी सरगर्मियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। रुपेश, कैबिनेट की मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होती है, कोई प्रस्ताव भी पास नहीं होता है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, अगर कई बयानों को हम देखें, कई घटनाक्रम को देखें तो। देखिए बिल्कुल, और जो इस वक्त जो फिजा है, बिहार की जो सियासी फिजा है वो बहुत रहस्यमयी है, और उसी तरह से ये बैठक भी, कैबिनेट की बैठक भी रहस्यमयी बैठक हुई। बैठकों में आमतौर पर प्रस्ताव पहले से तय होता है, जिसे एजेंडा कहते हैं, और वो उसी एजेंडे पे विचार किया जाता है, उन एजेंडों पे मुहर लगती है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, और ये कैबिनेट की बैठक पिछले सप्ताह तय थी, उसे रद्द कर दी गई। वो बैठक रद्द हुई तब भी सियासी कयास लगाए गए। आज जब कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, फिर उसी सियासी हवा को और ज़्यादा ऊर्जा मिली, और आज जब बैठक से बाहर निकलने के बाद दो मंत्री बिहार सरकार के, कांग्रेस कोटे के और एक जेडीयू कोटे के, वो दोनों ने ये कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं था। नीतीश कुमार ने कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बुलाया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रहस्यमयी कैबिनेट है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक इस तरह से नहीं होती है कि इस रहस्य पर से पर्दा कब हटता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पार्टी के खेमे में इस वक्त क्या चल रहा है? कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लगातार कवर कर रहे हैं। कुमार, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई चिंता नजर आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उनको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं सियासत में जब आप बड़े ज़्यादा लोगों का गठबंधन बनाते हैं। लेकिन अहम बात यह, कूच बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से
इंडिया जो गठबंधन है वो मिल करके लड़ाई लड़ेगा। ये ममता बनर्जी के बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा है और सूत्र बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तमाम दलों के संपर्क में है, लेकिन सीट बंटवारा आसान नहीं है। कुमार, लेकिन ये कैसे होगा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, नीतीश कुमार बिहार में छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव की बेटी उन्हें विचारधारा बार बार बदलने पर नसीहत देती हुई नजर आ रही है। ऐसे कैसे मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, ये होता है जब आप कारवा बड़ा लेकर के चलते हैं, उसके बिखरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और इस गठबंधन में तो आप देखें सबके अपने अपने विचार हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक भानुमति का कुनबा जैसा है जिसको समेट कर रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं तो उनके सामने और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि इंडिया गठबंधन को पहले वो अच्छी तरह से जोड़ पाए, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। कई जगह बिखराव दिख रहा है। यहाँ ममता बनर्जी ने बयान दिया, वहाँ भगवंत मान ने दिया, वहाँ नीतीश कुमार की बात है, तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के सामने। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि जब हम बड़े सफर पर, लंबे सफर पर निकलते हैं तो रास्ते में रेड लाइट आती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, लाइट हरी भी होती है, लाल भी होती है, ब्रेकर पार भी होता है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है कांग्रेस की। लेकिन डगर आसान तो यही हो रहा है कि इंडिया एकजुट नहीं हो पा रहा है, ये अलायंस एकजुट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से ये दुविधा सामने भी आ रही है, चाहे वो बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो या पंजाब में हो। रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, रोहिणी जो है वो याद दिला रही हैं नीतीश कुमार को विचारधारा की तरफ, यानी फिर से एक बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है बिहार में और सत्ता परिवर्तन की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सभी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सभी दल ये कह रहे हैं कि हम तो अलग अलग राह अलाप रहे हैं, अलग अलग राह देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि संकेत और इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति क्या संकेत दे रही है, क्या इशारे कर रही है और उन इशारों की दिशा में कैसे बढ़ रही है। जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस पर कहते हैं कि उनको इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है। केसी त्यागी भी उनके बड़े नेता हैं, वो भी बयान देते हैं, और लालू प्रसाद यादव की बेटी इनके खिलाफ बयान देती हैं, वो इशारों में है। नीतीश कुमार खुद मंच से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाने, फिर से सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी कुछ बयान सुनवाने जरूरी हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने दरअसल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न दिए जाने पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं आप। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। तो रुपेश, हमने वो बयान सुनवाया, और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि रोहिणी इस तरीके से हमलावर है नीतीश कुमार पर? क्या आप कभी सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी आप एकदम खिलाफत में नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए, नीतीश कुमार ने कल मंच से जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया, उसके पहले भी एक वाकया पेश आया जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ जिक्र करना। जैसे ही एक दिन पहले शाम को ये घोषणा होती है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है जिसमें वो खुशी व्यक्त करते हैं, वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उनकी वो प्रसन्न हैं। लेकिन आधे घंटे बाद उनका एक और पोस्ट आता है और उसमें लिखा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तहे दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यानी कि आधे घंटे बाद विचार विमर्श के बाद फिर से वो पोस्ट आया जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर संबोधन और उन्हें सीधे धन्यवाद दिया गया। पहले पोस्ट में उनको धन्यवाद नहीं दिया गया था। उसी तरह से जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के उनके बात से ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री को फोन करेंगे। इस बात का कहीं ना कहीं इंतजार नीतीश कुमार को था और ये मलाल भी था कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, रामनाथ ठाकुर जो उनके बेटे हैं उनको फोन किया। ये बात राजद को भी नागवार या फिर जो सियासी जो इस वक्त जो फिजा है उसको आगे। अच्छा रुपेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद जिस तरह से परिवारवाद पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, अपना दामन परिवारवाद को लेकर पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं,
उस पर रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अपना कोई जब इस योग्य नहीं हुआ तो इस तरह की बात करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश क्या की जा रही है, और इन बयानों के जरिए क्या आरजेडी और जेडीयू के भीतर जो उठापटक चल रही है, खासतौर पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, और ये अंदाज़ा लगाने, मतलब राजनीति तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो सियासत इस वक्त चल रही है। नीतीश कुमार के बयान हो, रोहिणी आचार्य जिस तरीके से हमलावर हैं, जिन शब्दों में हमलावर हैं, और उसके पहले भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कहते रहे हैं और बार बार कहते रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था क्या। यानी कि तेजस्वी यादव मंच पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में 2005 के पहले लालू यादव के शासनकाल या राबड़ी देवी के शासनकाल में कुछ नहीं था। ये बार बार नीतीश कुमार हाल के दिनों में लगातार 2 या 3 दफ़े ये बात सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने की है। और जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी हुई हैं, राजद के प्रवक्ता, राजद के विधायक जिस तरह से कहते हैं कि हम बड़े भाई हैं, हम जो चाहते हैं वही होगा। नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो लकीर खींचेंगे उसी पर पीछे पीछे सबको चलना होगा। ये जो तल्खियां हैं, ये तल्खियां ही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड्ढम-गड्ढ है। गड़बड़ इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजद के लिहाज से, लेकिन कल जीतन राम मांझी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बिल्कुल घाट घाट के बयान भी सामने आए और नीतीश कुमार के एक बयान ने काफी संकेतों के बादल इस वक्त सामने ला दिए हैं और ये बता रहे हैं, ये संकेत, ये वजह बता रही है, ये तल्खी बता रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और पश्चिम बंगाल पहुंच गई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा, इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया एक साथ मिलकर लड़ेगा, इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ इंडिया की ये लड़ाई है। असम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन राहुल की अगवानी करते नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गठबंधन मिलकर बीजेपी आरएसएस के अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी अलग राह चुनने का ऐलान कर चुकी हैं। वो ये शिकायत भी कर चुकी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। खासकर बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 12वां दिन काफी अहम है। और इधर राहुल गांधी पर एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के बाद होगी गिरफ्तारी, ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। असम के गुवाहाटी में राहुल की न्याय यात्रा के दौरान बैरिकेड तोड़ने की घटना के बाद असम सरकार ने केस दर्ज किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार करने की बात कह दी, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो उनको जो बोलना है कहे। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री से ऐसी बातों का आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो अब तो पूरा देश जान चुका है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री से के मुंह से तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे ना। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हेमंता सरकार को चुनौती भी दे दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाएं। अगर गिरफ्तार करना है, अगर हिम्मत है तो अभी करना। लोकसभा चुनाव के बाद क्या है मतलब है ये पुलिस को ये राजनीतिकरण कर रहा है। असम के सीएम ने कहा था कि पूरे मामले की एक विशेष जांच दल तफ्तीश करेगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। इंडिया फ्रंट में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, विवादित सीटों पर कैसे बनेगी सहमति, कौन कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों पर इंडिया फ्रंट के नेता आज मुंबई में मंथन कर रहे हैं। मुंबई में जारी इंडिया फ्रंट की मीटिंग से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 48 में से 30 लोकसभा सीट पर
सहमति बन चुकी है, तो 18 लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस अपने कोटे से छोटी पार्टियों को एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से 2 सीट देने के लिए तैयार है, तो एनसीपी पवार गुट अपने कोटे से 1 सीट राजू शेट्टी की पार्टी को देगी। मुंबई में जारी आज की बैठक में संजय राउत, नाना पटोले, अशोक चव्हाण और सुप्रिया सुले समेत इंडिया फ्रंट के कई स्थानीय नेता शामिल हैं। आज की बैठक में 18 सीट पर फैसला नहीं हुआ, तो दिल्ली में सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला होगा। वहीं शिंदे गुट की विधायक मनीषा कांडे कहती हैं कि इंडिया फ्रंट का महाराष्ट्र में कोई भविष्य नहीं है। ये जो इंडिया आघाड़ी है इसका कोई भवितव्य नहीं है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये वैचारिक मतभिन्नता है और ये एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि ये देश के बारे में नहीं सोच रहे। और ममता बनर्जी के सियासी पैतरे के बाद जहां कई पार्टियां हैरान हैं, वहीं शिवसेना उद्धव गुट को लगता है कि अलग चुनाव लड़ने से गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है। शिवसेना उद्धव गुट का मानना है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब में अगर तृणमूल और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तब भी गठबंधन को ही फायदा होगा। संजय राउत ने कहा कि अलग चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं है कि गठबंधन टूट गया। चाहे इंडिया गठबंधन हो या ना हो, पंजाब में आप और कांग्रेस चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो 100% वहाँ इंडिया आघाड़ी, और नहीं है फिर भी आप चुनाव जीत रही है। वहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में वो क्षमता है कि बीजेपी को पूरी तरह से हरा देगी। हालांकि ममता के ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। पार्टी का मानना है कि अपना अपना कुनबा बचाने के लिए विपक्ष एक हुआ था, लेकिन अब बिखर रहा है। इनका जैसा चरित्र है ना सब लोगों का, ये जो गठबंधन बना है, तो इनकी सबकी एक एक खुद के पर तो उतरेंगी। ये कोई देश के लिए, जनता की भलाई के लिए गठबंधन नहीं है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सत्ता पर काबिज रखने के लिए। औरंगजेब और बाबर ने अगर देश में राज किया तो इसी प्रवृत्ति के लोग देश में पहले भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच पैठ जमाने में बीजेपी जुटी हुई है। आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम वोटर्स से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। आपका वोट देश की दिशा तय करेगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। युवाओं के सपने ही मेरा संकल्प हैं, युवाओं पर विकसित भारत की जिम्मेदारी है। इन नव मतदाता को तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के नए मतदाताओं से सीधे संवाद की हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर से कहा कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। वोट तय करेगा देश की दिशा क्या होगी। अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। इस नव मतदाता सम्मेलन में 5,800 केंद्रों से 50 लाख से ज्यादा युवा डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़े। इस बार लोकसभा चुनाव में 7 करोड़ नए वोटर मतदान करेंगे। बीजेपी के 50% वोट हासिल करने के साथ 400 सीट हासिल करने का लक्ष्य इन 7 करोड़ मतदाताओं के जरिए ही संभव हो सकता है। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आज कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों को दिखाया गया। सालों से देश था हाल बेहाल, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कैंपेन की यही टैगलाइन है। बीजेपी के थीम सॉन्ग में 2014 की तस्वीर दिखाई गई है। इन तस्वीरों में हाल बेहाल देश की वानगी देख सकते हैं। तो इस थीम सॉन्ग में कहा गया है कि सत्ता में आते ही जनहित को सबसे ऊपर रखा। राष्ट्रवाद की बात करते हुए कहा गया कि देश को मां समझकर काम आगे बढ़ाया गया। करप्शन पर एक्शन के साथ भ्रष्टाचारियों के थर थर कांपने का जिक्र है। तो विकसित भारत के साथ जमीन से आसमान तक उपलब्धियां भी बताई गई हैं। किसानों को मान सम्मान देने के लिए फैसलों का जिक्र भी इस थीम सॉन्ग में है। तो युवाओं के लिए मोदी की गारंटी का भी जिक्र है। कूटनीतिक कामयाबी भी इस थीम सॉन्ग का हिस्सा है। मोदी सरकार ने दुनिया में देश का नाम शिखर पर पहुँचाया। तो वीडियो के आखिर में मोदी को रामलला के आगे साष्टांग करते हुए भी दिखाया गया। तभी तो उसकी हर कोई सुनता, भारतीय नारी विश्व पे।
और एक बड़ी खबर है, शिवराज सिंह की परंपरा को सीएम मोहन यादव ने बदल दिया है। अब मध्य प्रदेश गान में खड़े होना अनिवार्य नहीं। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान में सीएम ने सभी को बैठा दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, परंपरा बदली जानी चाहिए, किसी भी गाने पर खड़ा होना ठीक नहीं। सीएम ने कहा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बराबरी नहीं कर सकते। एक परंपरा बन गई। अब जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता है, कोई कॉलेज का गान बनाता है, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लग गए कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और उन्होंने मध्य प्रदेश गान में सीएम ने सभी लोगों को बिठा दिया। हालांकि इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये परंपरा बनाई थी, नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश गान में सभी खड़े होंगे। हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश भोपाल से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, ये परंपरा क्यों बदल दी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने? देखिए, उन्होंने एक लाइन में इसका उत्तर दिया और ये कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में हम खड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई विश्वविद्यालय या कोई राज्य कुछ भी अपना गीत बनाता है और उसमें सभी को कहता है कि आप इसमें खड़े रहिए, तो फिर राष्ट्रगीत और दूसरे राज्यों के गीत में अंतर क्या रहेगा, उसकी व्यवस्था और इसमें अंतर क्या रहेगा। और इसी के चलते जब ये मध्य प्रदेश गान शुरू हुआ तो जितने भी ऑडिटोरियम में लोग खड़े हो रहे थे उन्हें खुद सीएम ने बैठाया और कहा कि इसमें अब खड़े रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। 2010 में मध्य प्रदेश गान बना था, बीते 13 वर्षों से गान चल रहा था। बीच में जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई थी उस समय भी मध्य प्रदेश गान चलता रहा था और उसमें भी खुद कमलनाथ, कांग्रेस के नेता या उस वक्त जो लोग होते थे, कार्यक्रम होते थे, सभी खड़े होते थे। मगर अब इस परंपरा को सीएम मोहन यादव ने बदल दिया है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में ही आपको खड़े होना अनिवार्य है, मध्य प्रदेश गान में आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और राम मंदिर पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात है। भगवान राम का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है, हमें भगवान राम के त्याग से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ये कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर दिल्ली में सरकार चला रही है और जनहित में योजनाएं बना रही है। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं।
हम अपने बुजुर्गों को रामेश्वरम लेके जाते हैं, शिरडी महाराज बाबा के यहाँ लेके जाते हैं, पुरी जी लेके जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश लेके जाते हैं, द्वारकाधीश लेके जाते हैं, अयोध्या जी लेके जाते हैं। ऐसे 12 स्थान हैं जहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोजगार और युवाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने का काम किया। बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उसको दूर करने के हमने कई प्रयास किए। एक तरफ दिल्ली सरकार कई तरीके से कई लोगों को रोजगार दे रही है, सरकारी कई नौकरियां निकल रही हैं। हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें लोगों को रोजगार मिला। हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, उसमें लोगों को रोजगार मिला। हमने ढेरों नए स्कूल खोले, उसमें युवाओं को रोजगार मिला। ढेरों रोजगार मेलों का आयोजन किया गया जहां पे कंपनियों को बुलाया गया, युवाओं को बुलाया गया, वहां पे युवाओं को रोजगार मिला। जॉब पोर्टल बनाया गया, उस जॉब पोर्टल पे लगभग 10 से 12 लाख नौकरियां निकली, वहां पे बच्चों को रोजगार मिला। एक आकलन के मुताबिक पिछले 9 साल में लगभग 12 लाख युवाओं को दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से रोजगार दिया जा चुका है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे महाराष्ट्र के युवकों के एक समूह ने मराठा अंदाज में अपने आराध्य को प्रणाम किया। महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंचे युवकों के एक समूह ने आज रामलला को ढोल नगाड़ों के साथ प्रणाम किया। युवकों का जोश देखकर श्रद्धालु भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। इससे पहले युवकों ने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान को भी ढोल बजाकर प्रणाम किया।